तो आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट के बारे में जो कॉन्सेप्ट और उसके एमसीक्यू हैं वो सभी चीज़ें डील कर चुके हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप लोग काफ़ी शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो होने वाला टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, और किस तरह से पावर सिस्टम की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से बुक को रिफर करना चाहिए, सारा कुछ मैंने डील कर लिया है ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। तब प्ले लिस्ट चेक कीजिए पावर सिस्टम का, उसमें फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। देन अब थर्मल देखिए, देन हाइडल देखिए। थर्मल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूक्लियर से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए जो ये कैसा प्लांट होता है, इसमें क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को, कहने का मतलब न्यूक्लियर एक टाइप का केमिकल एनर्जी होता है। इसमें केमिकल एनर्जी को क्या किया जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हीट एनर्जी बोले तो स्टीम एनर्जी में, ठीक ना। यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है उससे हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, यानी कि उसको स्टीम में चेंज करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी को जो टरबाइन होता है हमारा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर हमारा होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और बिजली का इस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो सिंपली न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का जनरली यूज होता है। जनरली कम ही स्टेशन ये जो पावर प्लांट है वो इंडिया में है या फिर अदर देश में, क्योंकि ये काफ़ी इसके डिमेरिट्स भी हैं, वो चीज़ें देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसके जैसे चॉर्नोबिल की घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट ही उसमें जिम्मेदार थे। तो जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट उतना ज़्यादा अभी इंडिया में इंस्टॉल है नहीं। तो देखिए इसका एफिशिएंसी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी हाईलाइट पॉइंटेड है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 30 से 40% न्यूक्लियर पावर प्लांट का एफिशिएंसी होता है, और ये जो है बेस लेड पर ऑपरेटेड किया जाता है। और इसमें फ्यूल के तौर पर यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम और थोर्मियम और इनरिच यूरेनियम का यूज किया जाता है। और एक स्टैटिक जीके के तौर पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो तारापुर महाराष्ट्र में है, और इसका कैपेसिटी जो है 420 मेगावाट है। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन जो में भी पूछा जा सकता है, यूपीआरएलबी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट किस वर्ल्ड में कहाँ इंस्टॉल किया गया है, तो वो है यूएसएसआर ने किया था, मतलब रूस ने किया था 1954 में। आइए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। आफ्टर डेट हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे फोटो के साथ। आइए तो सबसे पहले इसके एडवांटेज को देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि इसमें कम फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि 1 kg जो यूरेनियम होता है वो काफ़ी टन कोयले के कंबसन के बराबर होता है। तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। और इसके बाद ये क्या है कि फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता है, और स्पेस काफ़ी कम लगता है, और प्लांट कंस्ट्रक्शन नियर टू द लोड सेंटर है। और नेक्स्ट ये आपको हाईलाइटेड पॉइंट याद रखना है कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है, इसमें ज़्यादा इधर उधर की खर्चे नहीं है। फिर देखिए डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है ना। ये काफ़ी खतरनाक होता है, जैसे बम सब में होता है। तो जैसे जापान की घटना जो हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी वाला, तो वो भी वहाँ भी ये रेडियो एक्टिव ही पॉल्यूशन हुआ था। तो इनिशियल कॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये सूटेबल मतलब पीक लोड के लिए सूटेबल नहीं होता। ये ओनली यूज़ किया जाता है बेस लोड के लिए। नेक्स्ट है फ्यूल यूज्ड इन एक्सपेंसिव, मतलब जो ये फ्यूल यूज़ किया जाता है जो यूरेनियम काफ़ी महंगा होता है, और उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे ही आप कोयला के जैसे खरीद नहीं सकते हैं किसी भी मार्केट में जाके। और इसका मेंटेनेंस चार्ज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें स्किल वर्कर का ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं भी इंस्टॉल करना है तो उसके साइट सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर हमें दिमाग में रखनी चाहिए। तो पहला फैक्टर जो है वो है एबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि सेकेंडरी फ्यूल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक ना। और फर्स्ट फ्यूल जो होता है वो यूरेनियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ भी घनी आबादी है उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश किसी तरह की घटना हो गई या किसी के तरह से रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन निकल गया तो वो जो है आसपास के लिविंग थिंग्स को इफेक्ट कर सकता है। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, इसको मतलब जो वेस्टेज हो रही है मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, तो वो जो वेस्टेज है उसको हम डिस्पोजल करने का व्यवस्था होना चाहिए। जनरली जो हम डिस्पोजल करते हैं वो क्या करते हैं, नदी जो समुद्र होता है उसके नीचे ज़मीन के अंदर हम उसको डाल देते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और जो लोड सेंटर से काफ़ी नज़दीक होनी चाहिए ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम हो। ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरएल भी यूपीपीसीएल में पूछा गया है कि जो कल्पक्कम है और जो तारापुर है और जो कोटा है वो किस लिए फेमस है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, क्योंकि यहाँ सभी जगह जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अब देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल को, ठीक है ना। तो जनरली जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो गाइज वो थर्मल पावर प्लांट के ही जैसा होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जो हीट एक्सचेंजर के बाद सारा जो कंस्ट्रक्शनल पार्ट है वो सारा थर्मल पावर प्लांट का है। तो कहीं ना कहीं इधर जो ये वर्क करता है ये रैनकाइन साइकिल पे कम करता है, इधर थर्मल पावर प्लांट का कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर है। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर को बारी बारी से देखेंगे, कंट्रोल रोड क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम को
से एनर्जी को रिलीज़ करवाया जाता है और उसको कूलेंट के जरिए हीट एक्सचेंजर में डाला जाता है। और हीट एक्सचेंजर में होता है चूँकि वाटर और भी चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे मोल्टेन सोडियम भी होता है। तो फिलहाल तो जनरली केस में वाटर ही होता है। वाटर से क्या किया जाता है, स्टीम में बदला जाता है और स्टीम से जो है टरबाइन पे स्ट्राइक करवाया जाता है। फिर वो जो अल्टरनेटर मूव करेगा, अल्टरनेटर रोटेट करेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोडक्शन होगा। फिर ये जो टरबाइन होगा जो कि स्टीम जो है वो कंडेंसर के थ्रू कूलिंग होकर फिर से वो ये हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा। तो यही सिंपल एक प्रोसेस है। जैसा कि आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा थर्मल पावर प्लांट का, तो उसमें हमने डिटेल में इसकी चर्चा की है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, कंट्रोल रॉड, ये सब थोड़ा सा मतलब रिएक्टर के अंदर का पार्ट। तो देखिए रिएक्टर में क्या है कि सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, वो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। चेन रिएक्शन होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए कि कैसे वर्क करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ थोड़ा सा आपको रिएक्शन याद रखना है कि जो यूरेनियम 235 होता है, जब उस पर एक न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करवाया जाता है तो वो बेरियम और क्रिप्टन में चेंज हो जाता है और थ्री न्यूट्रॉन में भी फिर चेंज हो जाता है। और ये बहुत मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये चेन रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपली जो होता है क्या होता है कि जो यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करवाया जाता है तो वो 3 अन्य न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। फिर वो 3 जो है वो 3 अन्य में हो जाता है। इस तरह से ना न्यूट्रॉन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसमें बीच में एनर्जी काफ़ी रिलीज होता है। ये एनर्जी आता है कहाँ से है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है अपने आप को जो बॉन्डेज बना के रखता है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, वही जब हम न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करवाते हैं तो वो टूट के निकलता है, तो वही एनर्जी रिलीज होता है। ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो बम सब में भी यही मतलब यूज़ किया जाता है फ्यूजन का ही। तो आइए देखते हैं इसके रिएक्टर को कि रिएक्टर में क्या सब है। तो देखिए गाइस, रिएक्टर सबसे पहले ये कंट्रोल रॉड है जो कि चेन रिएक्शन जो होता है, जो न्यूट्रॉन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर अनकंट्रोलेड हो जाएगा तो किसी बहुत सारा घटना हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, हजार्ड हो सकता है। तो ये है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड ये अभी अंदर बाहर होते रहता है। जब अंदर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ये कंट्रोल रॉड बाहर होता है तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रॉन होता है उसको वो रिफ्लेक्ट होने देता है। फिर ये आप देख सकते हैं ये यूरेनियम है ब्लैक टाइप से जो है, और ये अपन का मॉडरेटर होता है जो कि जनरली ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं वाटर भी यूज़ किया जाता है जो कि हैवी वाटर होता है, आगे हम देखेंगे। और ये आप एक कवर टाइप से देख रहे हैं, ये कवर जो होता है से इसको सेल्डिंग कहा जाता है, मतलब कवर्स टाइप से है। और ये जो है ये रिफ्लेक्टर रहता है। रिफ्लेक्टर का काम होता है सिंपली जो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इसके इर्द गिर्द मतलब कोर से भागना चाहेगा तो वो लीकेज जो यूरेनियम है यानी कि जो न्यूट्रॉन है उसको ये फिर से टकरा कर इसी में भेज देता है। तो रिफ्लेक्टर का काम यही होता है। ये कूलेंट होता है जिसके जरिए हीट क्या होता है इस पाइप के थ्रू यहाँ से जाता है, और अगर इसमें पानी है तो वो पानी क्या होगा हीट में मतलब स्टीम में चेंज होगा। आफ्टर डेट आपको प्रोसेस मालूम है कि टरबाइन रोटेट होगा, अल्टरनेटर रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो कूलेंट के जरिए जो है हीट क्या होता है, ठीक ना, कूलेंट में क्या क्या यूज होता है वो भी हम आपको बताएंगे। कूलेंट के जरिए जो होगा हीट हमारा ट्रांसफर होते रहता है। यहाँ जो होगा वो पानी को हीट करेगा, आफ्टर डेट ये सर्कुलेटिंग पंप जो होगा इससे फिर इसको फिर वही रिएक्टर में सेंड कर देता है। तो आई होप ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके इसके कंस्ट्रक्शनल पार्ट को हम देखते हैं। तो देखिए गाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या है। तो पहला जो पार्ट है वो है कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड का गाइस क्या काम होता है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बाय एब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ठीक ना। और ये मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। तो जब हम क्या करते हैं पुश करते हैं नीचे, अगर हम डालते हैं वो कंट्रोल रॉड को तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और जब हम पुल आउट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं उस कंट्रोल रॉड को तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो ये बना किससे होता है, तो बोरॉन का, कैडमियम का, हाफ एमियम का। तो ज़्यादातर आपको याद रखना है कैडमियम। तो जो कंट्रोल रॉड बना होता है वो कैडमियम का बना होता है। तो यहाँ से जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में कितना न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है। सपोज एक जनरेशन में 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है और फिर वो अगला जो जनरेशन में हो 9 हो जाएगा, फिर इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता है। तो वही है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है कि 1 जनरेशन में जितना हुआ सपोज 3 हुआ और प्रीवियस जनरेशन में कितना हुआ, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का वैल्यू 1 होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो चेन रिएक्शन होता है वो कंट्रोलेड होता है और इसको हम क्रिटिकल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस कंडीशन में हमारा सारा कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर के का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोलेड हो जाता है। और अनकंट्रोलेड मतलब इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल सिस्टम, ठीक है ना। इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है।
और जो कि हमारे लिए सही नहीं है। फिर अगर के का वैल्यू 1 से लेस देन हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो चेन रिएक्शन हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल कंडीशन। तो ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि के का वैल्यू 1 होने पर क्रिटिकल कहते हैं, के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होने पर सुपर क्रिटिकल कहते हैं, और के का वैल्यू 1 से कम होने पर वो जो होता है उसको हम सब क्रिटिकल कहते हैं। अब आइए देखते हैं मॉडरेटर का क्या काम है। तो मॉडरेटर का सिंपल सा काम होता है कि जो है न्यूट्रॉन है उसके स्पीड को कम करना बिफोर बम्बार्डिंग द रोड। देखिए DMRC JEE में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडरेटर के तौर पे हम ग्रेफाइट जनरली यूज़ करते हैं, हैवी वाटर DTO भी यूज़ करते हैं, और बेरिलियम का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी ऑर्डिनरी वाटर भी यूज़ करते हैं, कौन सा में, तो ये इनरिच यूरेनियम के तौर पे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी यहाँ देख सकते हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन जो पॉइंट है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो कूलेंट देखिएगा, तो कूलेंट यहाँ देखिएगा फंक्शन जो इसका है, कूलेंट का काम होता है तो टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम रिएक्टर टू हीट एक्सचेंजर। जैसा कि अभी यहाँ आपको बताए थे कि ये क्या होता है, कूलेंट होता है। यहाँ से ये हीट लेके क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर में भेजता है। अब यहाँ देखिए जो हीट एक्सचेंजर होता है वो जनरली जो बना होता है, मतलब कूलेंट में जो होता है वो एयर हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, D2O हो सकता है, मोल्टेन Na होता है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कूलेंट में जनरली मोल्टेन सोडियम होता है या लिथियम होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर अभी आपको बताए थे कि रिफ्लेक्टर जो होगा वो लीकेज और न्यूट्रॉन होगा जो कि कोर से बाहर जाना चाहेगा उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि जो हमारा रिएक्शन है वो मेंटेन हो सके। फिर है थर्मल सेल्डिंग। तो सेल्डिंग जो होता है उसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अल्फा और बीटा रेडिएशन से, ताकि वो मतलब बाहर ना निकल सके, ताकि वो जो हमारा लिविंग थिंग्स को इफेक्ट ना डाल सके। तो ये क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें आप देख सकते हैं जो जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडिएशन निकलता है वो है सीजियम, ट्रिटिनियम, स्ट्रोनियम। आइए आप देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के क्लासिफिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी, ठीक ना, तो वो होता है थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर। बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, तो दो टाइप के फ्यूल यूज किया जाता है, एक नेचुरल यूरेनियम जो कि होता है यूरेनियम 9238, और इनरिच जो यूरेनियम होता है उसमें से 3 न्यूट्रॉन को निकाला जाता है तो वो हो जाता है 35। फिर है कि बेसिक टाइप ऑफ कोर के आधार पे तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है। मॉडरेटर के आधार पे ग्रेफाइट, बेरिलियम, वाटर होता है, और कूलेंट के आधार पे वाटर, गैस, लिक्विड वगैरह सब होता है। तो ये सब जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो कुछ टाइप है वो आपसे पूछे जाएंगे, BWR और PWR। तो देखिए BWR क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है। इसमें फ्यूल के तौर पर इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसमें ऑर्डिनरी वाटर जो है कूलेंट और मॉडरेटर दोनों की तरह यूज किया जाता है। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उस पर आपको ध्यान रखना। देखिए ये UPRNBL JEE में पूछा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसमें हीट एक्सचेंजर सर्किट नहीं होता है। BWR साइकिल का जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू PWR साइकिल। PWR क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होता है। फिर है कि BWR कैन नॉट मीट ए सडन इंक्रीज इन लोड, कहने का मतलब ये पीक लोड पर ऑपरेट नहीं होता है, और इसका थर्मल इफिशियंसी जो होता है वो 30% होता है। किसका, तो BWR का। नेक्स्ट है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जिसको PWR कहते हैं। तो इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है गाइज वो आपको याद रखना है कि इनरिच यूरेनियम क्लैड विथ स्टेनलेस स्टील। फिर है इसमें वाटर अंडर प्रेशर यूज किया जाता है कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसका इफिशियंसी जो होता है 20% होता है। नेक्स्ट है कंडू टाइप रिएक्टर जो कि होता है हैवी वाटर कूलेंट मॉडरेटर टाइप भी इसको कहते हैं। तो कंडू का मतलब होता है कैडमियम, ड्यूटेरियम, यूरेनियम, और इसमें फ्यूल यूज किया जाता है यूरेनियम 235। मॉडरेटर के तौर पर हैवी वाटर यूज किया जाता है, और कंट्रोल लोड इसमें यूज नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है गैस कूल्ड रिएक्टर। तो गैस कूल्ड रिएक्टर में गैस का यूज किया जाएगा कूलेंट के तौर पे, और मॉडरेटर में ग्रेफाइट यूज किया जाता है। टाइप है GCGM, HTGC। इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर। तो इसमें सोडियम का यूज किया जाता है, ठीक ना, कूलेंट में सर्कुलेट करने के लिए। फिर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इसमें आपको इफिशियंसी याद रखना है कि इसका इफिशियंसी अगर हम सोडियम यूज़ करेंगे नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो 42% होता है, और अदर कूलेंट यूज़ करेंगे तो वो 28% होता है। और इसमें जो है स्मॉल रिएक्टर विच रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इनरिच यूरेनियम और प्लूटोनियम इज केप्ट विदाउट मॉडरेटर। इसमें मॉडरेटर नहीं था, देखिए SSC JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो ये टॉपिक है हीट एक्सचेंजर, ये सभी चीज़ तो आप जानते हैं कि हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि जो हीट आएगी उससे हमारा वाटर स्टीम में चेंज होगा, देन टरबाइन वाला सिस्टम में जाएगा। टरबाइन क्या करेगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो हमारा अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।